नमस्कार जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने वृत्त यूट्यूब चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज है झारखंड जीएस टेस्ट 6। अगर आपने इसके पहले 5 जीएस टेस्ट नहीं दिए हो झारखंड वाले तो आपको जाना है आजाद जेपीएससी एकेडमी पर और वहां पे वीडियोज या प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे और आप उसको टेस्ट को देते रहिए। ठीक है, तो आपका परीक्षण नंबर 6 है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके समक्ष रहेंगे 50 प्रश्न, आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर देते रहने हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, ये उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है। तो बताना है आपको, उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़े कोयले की खान इनमें से कौन सी है, फटाफट उत्तर करिए। झरिया, कर्णपुरा, रानीगंज या धनबाद। झारखंड जिसे हम बोलते हैं कोयला नगरी भी कहते हैं, और कोल कैपिटल ऑफ इंडिया अगर देखें तो धनबाद। लेकिन आपको बताना है यहाँ प्रश्न का उत्तर, तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत अच्छा, झरिया। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कोयला का खनन, सर्वप्रथम कोयले का खनन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था झरिया में, दामोदर घाटी निगम क्षेत्र के अंतर्गत झरिया में हुआ था। कर्णपुरा की बात अगर मैं करूं तो ये है एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से ये कोयला का बड़ा खान, ठीक है ना। एरिया के हिसाब से अगर देखिएगा तो झारखंड का सबसे बड़ा कोयले का खान कौन सा है, तो वो है कर्णपुरा। ये भी याद आप रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा था उत्पादन की दृष्टि से, तो वो होगा झरिया। ठीक है, और आपको बताते चलूं, झारखंड में जो है प्राइम कोकिंग कोल, मतलब प्राइम कोकिंग कोल एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड। प्राइम कोकिंग कोल मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे रहा। ये एसपीटी एक्ट में किसी खास ग्राम के प्रधान की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है, तो बताइए, राज्यपाल, भू बंदोबस्त अधिकारी, उपायुक्त या ग्रामीण जनता। तो दूसरा का उत्तर फटाफट दीजिए। देखिए, दूसरा का उत्तर जिसका भी आया हो डीसी यानी उपायुक्त महोदय, वो बहुत अच्छा। दूसरा का आंसर सी यानी डीसी को हम बोलते हैं उपायुक्त भी हिंदी में। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासन ने पोरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना करी थी, तो बताइए, सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की थी। तो तीसरा का उत्तर दीजिए फटाफट। तीसरा का उत्तर जो भी आ रहा हो, जिनका भी बी, काशीराम सिंह, बहुत अच्छा, ये काशीराम सिंह थे, है ना, जो पोरहट के नाम से नई राजधानी का स्थापना किए थे, और ये सिंहवंशी शासक थे। चलिए अगला चौथे प्रश्न में चलते हैं। रांची निवासी अंजनी कुमार को भारत सरकार ने किस देश का राजदूत नियुक्त किया है हाल ही में, तो ये आप बताइए, माली, थाईलैंड, जापान या इंडोनेशिया। तो चलिए फटाफट इसके आंसर दीजिए। देखता हूं करंट आपके कितने मजबूत हैं, वाह, आंसर आ रहे हैं। 4 का जिनका भी ए आया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, है ना। माली, अंजनी कुमार को माली की राजधानी बमाको में, माली की राजधानी क्या है, तो बमाको, माली की राजधानी क्या है, बमाको। ठीक है, और अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो ये इसका मुद्रा जो है वो है मालियन। मुद्रा क्या है, मालियन। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा, मुद्रा क्या है, मालियन। तो रांची निवासी अंजनी कुमार को भारत सरकार ने माली देश का राजदूत नियुक्त किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये झारखंड सरकार प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया था, ठीक, बताइए। झारखंड सरकार ने नया प्रतीक चिन्ह लाया है ना, तो वो उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया। 5 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो, सी, बहुत ही बढ़िया, राज्यपाल द्वारा। और उस समय हमारे महामहिम राज्यपाल कौन थे, तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बता दूं कि राज्य की एकमात्र महिला राज्यपाल ये रही हैं, और देश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल रही हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और हमारे राज्य की 9वीं गवर्नर थी ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 6ठा प्रश्न, सुश्री बछेंद्री पाल तथा कड़िया मुंडा को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, बताइए। 6ठा नंबर का आंसर बताइए। सुश्री बछेंद्री पाल तथा कड़िया मुंडा को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, 2017, 18, 19, 20। तो 6 का आंसर जिनका भी आया हो 2019, वो बहुत ही बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि ये वही सुश्री बछेंद्री पाल हैं जो
माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, मैं यहाँ माउंट एवरेस्ट लिख देता हूँ, जिसकी ऊंचाई लगभग कितनी है 8,848 मीटर। आप कुछ लोग बोलते हैं 50 है, मैं मान लेता हूँ 2 मीटर बढ़ा दिया आपने, 29,029 फीट, 29,029 फीट। तो यह है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। इतनी दुरूह पर्वत को भेद पाना सुश्री बछेंद्री पाल ने किया, और माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली ये पहली भारतीय महिला है, ये फर्स्ट इंडियन वुमन है, ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन वुमन है ये सुश्री बछेंद्री पाल, ठीक है। तो इन्हें अब ये एक चीज और सवाल उठता है कि माउंट एवरेस्ट का फतह इन्होंने कब किया था, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का फतह इन्होंने किया था, मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, माउंट एवरेस्ट का फतह इन्होंने किया था 1984 में, ठीक है। और 1984 में ही इनको भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था। अब आप कहेंगे सर पद्मश्री है, पद्म विभूषण समझ में नहीं आ रहे हैं, तो पहले ये समझ लीजिए 1984 में ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और इनको पद्मश्री सम्मान से विभूषित किया गया था। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे इजली समझा देता हूँ आपको। भारत सरकार द्वारा जो नागरिक सम्मान है वो 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? सबसे पहले तो आता है नंबर 1 पे भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान है ये देश का, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, याद रखिएगा दूसरे नंबर पे बड़ा वाला आएगा, विभूषण में 4 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है ना। तीसरे नंबर पे आएगा पद्म भूषण, भूषण में भी 3 अक्षर है। और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री, तो ये याद रखिएगा ये चारों क्रमानुसार है, तो इनको तीसरा भी मिला है और चौथा भी मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न कहता है बुलु इमाम को, यहाँ पे को होगा, कब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बुलु इमाम, ठीक है। तो चलिए बताइए 7वां का आंसर क्या होगा। देखिए 7वां का उत्तर जिसका भी आ रहा हो 2019 यानी बी, वो बहुत अच्छा, तो कुछ लोग तो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के किस शहर में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन किस शहर में स्थापित किया जाएगा? धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बोकारो? जवाब दीजिए फटाफट। ये होगा एनटीपीसी के सहयोग से रांची में, यानी जिनका भी उत्तर 8 का आ रहा हो सी, वो वेरी गुड, रांची। आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से जोहार परियोजना का संचालन किया जा रहा है? क्या मैंने बोला? जोहार परियोजना का संचालन किया जा रहा है। देखिए जोहार प्रोजेक्ट का संचालन किया जा रहा है किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस या एडीबी, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आपको बताना है 9 का आंसर, बताइए फटाफट। 9 का आंसर जिनका भी आया हो वर्ल्ड बैंक, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। अब मैं सबकी हेडक्वार्टर बता देता हूं, आप याद रखिएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी। कौन सा है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो सेम वाशिंगटन डीसी है, और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविस मालपास। कौन सा है? डेविस मालपास। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ डीएम, डेविस मालपास, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के ये प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क, अमेरिका में न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क। और एडीबी की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये है फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, फिलीपींस में। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न, मैक्लुस्कीगंज के, जिसे कहते हैं विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव, मैक्लुस्कीगंज के किस गांव में एक ही स्थान पर चारों धर्मों के पूजा स्थल हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो बताइए सुहागपुर, सुजापुर, हरियाटोला या दूली? मैक्लुस्कीगंज के किस गांव में एक ही स्थान पर चारों धर्मों के पूजा स्थल हैं? 10वां का आंसर दीजिए जिनका भी उत्तर आया हो डी। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड राज्य में कहां वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है? देवघर, दुमका, रांची, रामगढ़? 11 का आंसर दीजिए। अरे वाह क्या बात है, ये वाले भर गए हैं, हे देवघर, वेरी गुड, ये देवघर। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं आज के। किस राज्य का चयन नमामि गंगे परियोजना के तहत नहीं किया गया है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। 12वां का प्रश्न का उत्तर दीजिए।
इसमें से कौन होगा? गड़बड़ नहीं करना है। 12 का उत्तर जिनका भी आ रहा है हिमाचल प्रदेश, वेरी गुड। नमामि गंगे प्रोजेक्ट ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू किया था 2014 में, ठीक, 2014 में एक स्टार्ट हुआ और ये ऐसे ही स्टार्ट नहीं हुआ, इसको वर्ल्ड बैंक ने लगभग कितना, तो 45 अरब रुपए ऋण दिए, अरब रुपए, तब जाके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये उत्तराखंड में भी प्रोजेक्ट चल रहा है, झारखंड में भी चल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है। 5 राज्यों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है और मैं 5 राज्य के नाम में 3 राज्य बता दिया। आपको केवल दिमाग लगाना है। यहीं से मैं आपको बता देता हूं कि गंगा नदी जहां जहां जाएगा वहां प्रोजेक्ट चलेगा और गंगा नदी 5 ही राज्यों से जाती है, तो आपको 2 राज्य खुद ही ढूंढ लेने हैं। आज के 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तमान में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी किस नाम से कार्यरत है? बताइए। हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को या वेदांता? तो बताइए फटाफट, इसके आंसर दीजिए। 13 का आंसर दीजिए फटाफट। देखिए जिनका भी आंसर आ रहा है हिंडाल्को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी मूरी अब नाम किस नाम से जाना जा रहा है? तो हिंडाल्को। चलिए वेरी गुड। अगला है 14वां प्रश्न। झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है? जीआई टैग, आईएसओ 9000, ऑर्गेनिक या जीआई स्पेशल टैग? बताइए फटाफट आंसर। 14 का आंसर दीजिए जिनका भी उत्तर आया हो। ए नहीं बोलूंगा मैं, सी बोलूंगा, सी। तो सी इज राइट, ऑर्गेनिक। तो जिनका भी ऑर्गेनिक आया बहुत बढ़िया, है ना। और तसर को बता दूं मैं, विश्व में भी नाम हमारा बहुत है झारखंड को लेके। झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 60% तसर उत्पादन होता है और पूरे वर्ल्ड में भी इसका एक अलग नाम आता है, झारखंड का तसर रेशम। झारखंड का कुछ क्षेत्रों को, जैसे एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करें तो इसको पूरा वर्ल्ड जानता है, मतलब महेंद्र सिंह धोनी को लेके पूरा वर्ल्ड हमारे राज्य को जानता है। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण किस जिले के अंतर्गत आता है, यह आपको बताना है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या पलामू? 15 का उत्तर दीजिए फटाफट। जिनका भी उत्तर 15 का आया हो ए, वो बहुत अच्छा, पूर्वी सिंहभूम। और मैं आपको बता दूं, ये इसको बोलते हैं एडा। आइडा बोलिए, एडा बोलिए। आप इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आइडा, आइडा को क्या बोलते हैं? ए मतलब आदित्यपुर, ठीक है। आई मतलब इंडस्ट्रियल, ए मतलब एरिया, डी मतलब डेवलपमेंट, ए मतलब अथॉरिटी। ये कहाँ है? तो ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। ये याद रखिएगा, जमशेदपुर के पास में ही है। आगे बढ़ते हैं 15 के बाद 16वें प्रश्न की तरफ। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाले जागीर या जमींदार को राजस्व पंजी में किस नंबर से दर्शाया गया है, ये आपको बताने हैं। तो बताइए, मैंने एसपीटी एक्ट में ऑलरेडी बताया है। खाता, ओड़ा, हल्का या तौजा? वाह, बहुत शानदार जवाब आ रहा है कुछ लोगों का, तौजी, बहुत अच्छा, ठीक है। आज के 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एसपीटी एक्ट के अध्याय 2 में प्रावधान है। बताइए कानून की परिभाषा, लगान निर्धारण, उपबंध, ग्राम प्रधान और मूल रैयत या आदिवासी और गैर आदिवासी? फटाफट जवाब दीजिए। 17 का जिनका भी उत्तर आया है ग्राम प्रधान और मूल रैयत यानी सी। बहुत अच्छा, आप सीएनटी एक्ट, सॉरी एसपीटी एक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, नो डाउट। आज के 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैद्यनाथ धाम देवघर में, बैद्यनाथ धाम जो मंदिर है वो देवघर में, मानसरोवर तालाब का निर्माण, अब देखिए बैद्यनाथ धाम देवघर में, वहां पे मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गलती यहाँ पे कॉमन मिस्टेक मत कीजिएगा, मैं हिंट्स कर दिया सभी को। तो बताइए इसका आंसर फटाफट। इसका आंसर 18वें का क्या होगा? कुछ लोग तो बी पे अटक रहे हैं। बी इज रॉन्ग आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, मानसिंह। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पूछा है मानसरोवर तालाब का निर्माण, तो मानसरोवर तालाब का निर्माण अकबर के प्रधान सेनापति मानसिंह द्वारा कराया गया। और ये पूरनमल जो भी आ रहा है, अब आप कहिए कि सर मंदिर का निर्माण पूरनमल ने करवाया था, देवघर मंदिर का निर्माण। गिद्धौर राजवंश के ये 10वें राजा थे पूरनमल, तो इन्होंने बैद्यनाथ धाम मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मानसरोवर तालाब वही है, उसका निर्माण कौन कराया था? मानसिंह। तो जिसका भी उत्तर ए है वो बहुत अच्छा। आज के 19वें प्रश्न की तरफ। सेनापति मानसिंह द्वारा झारखंड के किस किले का निर्माण करवाया गया है? विश्रामपुर, रतनगढ़, पालकोट या राजमहल?
19 का उत्तर बताइए फटाफट, जिनका भी उत्तर आया हो। राजमहल किला, बहुत बढ़िया। आपको मैं बता दूं, राजमहल ये साहिबगंज वाला इलाका है, और ये जैसे मैं अगर बात करूं इधर साहिबगंज इस तरह से, और यहाँ है बिहार, तो इन दोनों को जोड़ता था राजमहल। और इन क्षेत्रों पर आपको एसपीटी में भी मैंने पढ़ाया है कि इन क्षेत्रों पर आपका पहाड़िया समुदाय का मतलब वर्चस्व था, ठीक है, पहाड़िया समुदाय का। और इसी समय मान सिंह भी आए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे राजमहल के किले का निर्माण कराया था। कुछ दिन राजधानी भी रखी थी, हालांकि बाद में राजमहल को मतलब राजधानी से हटा दिया था। तो मान सिंह ने करवाया था राजमहल किला। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के 20वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। छऊ नृत्य, जो कि झारखंड का फेमस नृत्य है, में किस वाद्य यंत्र की आवाज से युद्ध और सैन्य पृष्ठभूमि जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? सिंगा, धमस, भुआंग या केंद्रा केंद्री? बताइए, 20 का आंसर दीजिए, 20 का आंसर दीजिए, 20 का आंसर जिनका भी आया हो। बी यानी धमस, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए 21 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसे कहते हैं दोहा, पंची, पढ़ांड, तेतास या जोमनामा? जो पढ़े होंगे वो तो फटाफट बताएंगे मुझे। तो 21 का आंसर दीजिए, क्या होगा जनाब? तो जिस जनाब का उत्तर आ रहा हो, पंची पाढ़ांड, बहुत बढ़िया। संथाल परगना की संथाल महिलाएं एक विशेष प्रकार का वस्त्र धारण करती है जिसे कहते हैं पंची पाढ़ांड। 21 के बाद 22 नंबर। साधारणों एवं आदिवासियों द्वारा बाराती, गुरु या राजा आदि के स्वागत के समय प्रस्तुत किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है इनमें से? पाइका, माठा, जदूर या रास? तो 22 का उत्तर बताइए सोच समझ के फटाफट। इसका जिनका भी उत्तर आया हो पाइका, बहुत बढ़िया है ना। चलिए 23 प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में 0 से 6 आयु समूह का लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात की बात किया है, तो आपको शिशु लिंगानुपात बताना है। 948, 949, 950, 961। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जिनका भी उत्तर हो 948, वेरी गुड। और मैं आपको बता दूं, झारखंड का लिंगानुपात भी 948 ही है। कुछ लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा लिंगानुपात, सॉरी, ये क्या होगा इसका आंसर? ए। मैं बात करूं अगर लिंगानुपात की, झारखंड के लिंगानुपात की बात करूं तो ये भी 948 है। अब कुछ लोग को यहाँ ऑब्जेक्शन होने लगे, सर मैंने इस बुक में 949, मैंने यहाँ देखा है 949। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका ये है 98 मीटर सपोज, ठीक, एक फॉल है, फॉल का नाम आप बताएंगे मुझे। 98 मीटर को अगर मैं फीट में व्यक्त करूं तो 321.5। अगर मैं यहाँ पे 321 लिखूं तब भी दिक्कत नहीं है, 322 लिखूं तब भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए एडजैक्ट इसका है 321.5 ही हम लिखेंगे एडजैक्ट में। तो एडजैक्ट 948 पॉइंट, अगर 5 है, 2 आया, 3 आया तो 949 उसको लोग मान लेता है। खैर 948 आपको सही है, ये एक्चुअली 948 ही है, ये आप याद रखिएगा। 949 नहीं है सही, 948 है लिंगानुपात हमारा झारखंड का भी और 0 से 6 आयु समूह का भी, ठीक है। चलिए 24 नंबर। कौन सी जनजाति के लोग शिल्पकार होते हैं? हालांकि मैंने ऑप्शंस में तो माहली दिया ही नहीं है, तो बताइए 24 का आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? तो इसमें देखिए जिसका भी उत्तर आ रहा हो 24 का उत्तर बी, करमाली, बहुत अच्छा, ये शिल्पकार होते हैं ये इस जनजाति के लोग। 25वें नंबर पे चलते हैं। झारखंड में किस जनजाति को डांगर, अब एक वर्ड है हमारे यहाँ पलामू में प्रचलित है डांगर, डांगर बोलते हैं। एक तो जानवर को बोलते हैं और एक डांगर बोलते हैं, बुरा ना मानेंगे, एक डांगर बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा खाता हो, जम के खाता हो, जो कई अगर ऐसा बोले कि कई दिनों का भूखा हो, तो खैर वो नहीं है, यहाँ पे है डांगर, है ना, एक वर्ड है डांगर। तो डांगर किस जनजाति को कहा जाता है ये आपको बताना है ना। तो झारखंड में किस जनजाति को डांगर भी कहा जाता है बताइए। डांगर का मतलब कुछ और ही अच्छा होता है, अच्छा वर्ड होता है। मैंने वो डांगर जो बोला वो डांगर बोलते हैं, उसको नहीं बोलता डांगर गोरू, तो वो हमारे पलामू की भाषा में वो पशु को बोलते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं, खैर उससे माइंड मत कीजिए आप। चलिए आंसर बताइए, कोरबा, लोहरा, कोरा या सबर? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा सी, कोरा। डांगर किसे कहा जाता है? कोरा जनजाति के लोगों को। 26 नंबर पे चलते हैं। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में कोल और किस जनजाति का संयुक्त विद्रोह था? कोल विद्रोह जो हुआ था 1831-32 में, वो कोल और किस जनजाति का संयुक्त विद्रोह था वो बताना है आपको। देखिए
इसका जो राइट आंसर होगा 26 का जिनका भी आ रहा है मुंडा, बहुत अच्छा। ठीक है, 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है? शंख नदी में पाए जाने वाले हीरो का विवरण किस मुगल शासक की आत्मकथा में किया गया है, ये आपको बताना है। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है ये। 27 नंबर का आंसर दीजिए। जिनका भी 27 का उत्तर आया हो डी, बहुत ही शानदार आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, डी जहांगीर। एक चीज याद रखिएगा, नागवंशी राजा थे दुर्जन साल। कौन थे? दुर्जन साल। अब इनको ना जहांगीर ना जान गया कि ये हीरो के पारखी हैं, है ना, तो इनको ग्वालियर में 12 साल तक कैद करके रखा था। बाद में जाना, मतलब जब कैद किया ना उसके बाद जाना कि ये तो हीरो के पारखी हैं, तब इनको बुलाया गया, फिर इनको बाद में उस कैद से, ग्वालियर कैद से रिहा कर दिया जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ बाबर की, तो बाबर की आत्मकथा हमको बोलते हैं तुजुक ए बाबरी। क्या बोलते हैं? तुजुक। फिर से मैं लिख देता हूं एक बार, है ना, बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, है ना, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, हुमायूं की आत्मकथा को हम बोलते हैं हुमायूंनामा। ठीक है, हुमायूंनामा बोलते हैं। हुमायूंनामा के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम, है ना। और बाबर का जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, इसके जो रचनाकार हैं वो खुद बाबर हैं। और जहांगीर का है आपका तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर। किस चेरो शासक ने सड़क ए आजम पर मुगल काफिलों को लूटा करता था? किस चेरो शासक, कौन सा ऐसा चेरो शासक था जो सड़क ए आजम? अब मैं एक चीज बता दूं, सड़क ए आजम बोला जाता था उस टाइम में जिस टाइम में बना था, इसी को हम बोलते हैं जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। और इसको बनवाने वाले भाई साहब कौन थे? तो वो थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, है ना, अफगानी शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इनके बारे में बता दूं, शेरशाह सूरी जीटी रोड बनवाए थे, सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए थे और घोड़े का डांक चलवाया था और सरायों का निर्माण करवाया था। बहुत अच्छा शासक था। खैर, अब यहाँ पे आपको बताना है कि मुगल काफिरों को लूटा कौन करता था। मैं ये पढ़ा चुका हूँ। 28 नंबर का बताइए। सहबल, जिनके पास सहबल माने बहुत ज्यादा बल हो वही ना लूटेगा, तो सहबल राज, जिनका भी उत्तर आया हो, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। चलिए, किस चेरो शासक का शासनकाल कृषि के लिए स्वर्ण युग था? 29 नंबर क्वेश्चन, बताइए। कृषि के लिए स्वर्ण युग था, फटाफट आंसर दीजिए। मेदिनी राय, प्रताप राय, सबल राय, भगवत राय। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए कृषि के लिए रखा गया था, है ना, आपको खाली बताना था। तो स्वर्ण युग जब भी आए आपको चेरो शासक में, तो आपको आंख बंद करके ए नंबर मेदिनी राय। मेदिनी राय बहुत ही फेमस राजा रहे और इन्हीं का किला भी है जो कि अभी वर्तमान टाइम में लातेहार में है। कुछ लोग ये कहते हैं कि पलामू में नहीं, जो नदी है औरंगा नदी उसके उस पार है, और औरंगा नदी के इस पार पलामू वाला एरिया, औरंगा नदी के उस पार लातेहार एरिया आ जाता है। तो लातेहार में है अभी मेदिनी का ये जो पलामू किला है। ठीक है ना, पलामू किला कहाँ है? तो लातेहार में। नाम देखिए पलामू भले है, क्योंकि पलामू पहले हुआ करता था, पलामू गढ़वा लातेहार एक ही में था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 30 नंबर। किस राज्य के शासक के बारे में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? बताइए। सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग या रोहतासगढ़? 30 नंबर का आंसर दीजिए फटाफट। जिनका भी उत्तर आया हो 30 का बी, कुछ का तो बहुत अच्छा आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, रामगढ़। ठीक है, किस राज्य के शासक के बारे में कहा जाता है कि वे पहले नागवंशी राजाओं के सामंत थे? तो रामगढ़ राज्य के शासक के बारे में ऐसा कहा जाता है। आज के 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? बिरसा मुंडा, यहाँ पे सा कर लीजिएगा, बिरसा मुंडा, तेलंगा खड़िया, जबरा पहाड़िया, सिद्धू कान्हू? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए चलिए बताइए बताइए बताइए। नहीं, कुछ लोग का आंसर गड़बड़। चलिए, जिनका भी आंसर आया सी, जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया को हम बोलते हैं आदि विद्रोही। जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी। और आदि विद्रोही किस लिए कहते हैं? अंग्रेजों के विरुद्ध लोहा लेने वाले ये पहले आदिवासी नेता थे। ठीक है, और ये शहीद होने वाले भी पहले सेनानी थे। जाबरा पहाड़िया, आदि विद्रोही या तिलका मांझी, बात एक ही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हजारीबाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के समय वृत्ताकार दीवार प्राप्त हुई है। यह दीवार किस काल की है? प्राचीन काल, बौद्ध काल, वैदिक काल या मौर्य काल? तो 32 का उत्तर दीजिए।
देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा बौद्ध काल। ठीक है, इसका क्या होगा, बौद्ध काल। और मैंने बताया अभी तक कि हजारीबाग में सर्वेक्षण खुदाई हुआ था, वहाँ बौद्ध कालीन मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। करंट वाले क्लास में एक बार मैंने बताया भी है आपको। ठीक है, आज के 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, यहाँ पे सर्वेक्षण कर लीजिएगा, थोड़ा सा सुधार, सर्वेक्षण। ठीक है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से झारखंड का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? देवघर, जामताड़ा, लातेहार या पाकुड़? ये आप बताइए फटाफट। तो 33 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो बी यानी जामताड़ा, बहुत ही शानदार। यहाँ है आपका 5.56% वन, सबसे कम है प्रतिशत में भी और वर्ग किलोमीटर में भी सबसे कम यही है, 100.64 वर्ग किलोमीटर। मतलब 101 वर्ग किलोमीटर कह लीजिए, चाहे 100 वर्ग किलोमीटर कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं लातेहार की बात करो तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत है यहाँ पे, 56.08%। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वन कहाँ है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार? तो लातेहार में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिलों को कितनी राशि दी गई है? कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कितनी राशि दी गई सभी जिलों को? और जिलों को जो दी गई राशि उसमें जिले सर्वे सर्वा है, मतलब वो अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हैं। तो ये राशि कितनी है? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या 80 लाख? 34 नंबर का उत्तर दीजिए जल्दी। तो जिनका भी उत्तर आया सी 50 लाख, वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 35वां प्रश्न। झारखंड हाईकोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिका दायर की गई है? पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो याचिका दायर करना होता है तो आप वकील के पास जाके दायर करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पहली बार हुआ है कि कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस से हुआ है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब या ईमेल? बताइए। 35 का आंसर जिनका भी आ रहा डी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ईमेल से हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 नंबर। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुनील सिंह, राजीव अरुण एक्का, डीके तिवारी या सुखदेव सिंह? 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो ये तो मैंने राज्यपाल वाले क्लास में भी बताया था, जब रमेश बैस राज्यपाल बने थे उस दिन भी मैंने बताया था। इसका आंसर होगा डी, सुखदेव सिंह। 36 का आंसर क्या होगा? डी। राजीव अरुण एक्का जो हैं वो आपके हेमंत सोरेन सरकार में आपके प्रधान सचिव उनके हैं, हेमंत सोरेन सरकार के हैं। लेकिन ये वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो ये है सुखदेव सिंह। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आज के 37वें प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना से लड़ने के लिए कितनी राशि आवंटित की है? कितनी राशि आवंटित, ये आवंटित थोड़ा सा कर लीजिएगा ना आप, आवंटित कितनी राशि की है? आपदा प्रबंधन का भी काम होता है कि जब कोई आपदा है तो ऐसे में वो सहायता करे। तो बताइए 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़? 37 का उत्तर कितना होगा बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी यानी 200 करोड़ रुपए। ठीक है, 38 नंबर की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो 5 जून 2020 को मनाया गया उसका थीम क्या था? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है ना। विश्व पर्यावरण दिवस हम सभी मनाते हैं 5 जून को, लेकिन 2020 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? सेलिब्रेट क्लाइमेट, बी केयरफुल फॉर प्लांट्स, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी या चेंज बायोडाइवर्सिटी? चलिए उत्तर दीजिए। 38 का उत्तर दीजिए। जिसका भी उत्तर सी आया हो बहुत 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 शानदार, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब आप अवेयर हैं, है ना, चीज़ों को लेके, एग्जाम को लेके, पढ़ाई को लेके अवेयर हैं आप, बहुत शानदार। चलिए आज के 39वें नंबर की तरफ चलते हैं। किस देश की तर्ज पर झारखंड सरकार ने किसानों से सामूहिक खेती करवाया जाए? मतलब झारखंड राज्य के किसानों से, झारखंड जो सरकार है राज्य के किसानों से सामूहिक खेती करवाएगी? बताइए, ईरान, नेपाल, बांग्लादेश या इजराइल? 39 का उत्तर दीजिए फटाफट। तो देखिए ईरान, नेपाल, बांग्लादेश या इजराइल? जिनका भी उत्तर आया 39 का डी यानी इजराइल, बहुत बढ़िया। चलिए आज के 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड में कुंडा मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? कुंडा मेला, चलिए बताइए। हंटरगंज, चिकुलिया या प्रतापपुर या सिमरिया? बताइए 40 का उत्तर क्या होगा? 40 का उत्तर बताइए फटाफट। 40 का उत्तर जिनका भी आया हो प्रतापपुर, बहुत शानदार। ये है आपके चतरा में। कहाँ है प्रतापपुर? तो ये चतरा में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रतापपुर यानी चतरा में जो प्रतापपुर है वहाँ पे महाशिवरात्रि के अवसर पर ही कुंडा मेला आयोजित होता है। तो ये भी याद रखिएगा किस अवसर पर? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर। किस अवसर पर?
तो महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पे आयोजित होता है कुंडा मेला। कहाँ? प्रतापपुर चतरा में। आज के 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल, काली, अभ्रकीय या बलुई मिट्टी। लाल, काली, अभ्रकीय, बलुई मिट्टी, बताइए जल्दी से उत्तर। 41 का उत्तर दीजिए। 41 जिनका भी उत्तर आया हो बलुई मिट्टी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ठीक है, दामोदर घाटी में मुख्य रूप से बलुई मिट्टी पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वां प्रश्न, किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चलते हैं? हीरे बाबा, ये कौन सा उपवास है? आपको बताना है। जावा है या जनी शिकार है या सरहुल है या मंडा है? बताइए 42 का उत्तर। जावा, जनी शिकार, सरहुल, मंडा, ऐसा कौन सा त्योहार है 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर चल लेते हैं? तो ये है आपका 42 का डी, मंडा। और जिनका भी उत्तर है मंडा, बहुत बढ़िया। आज के 43वें प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य के कृषि कार्य, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 90%, 80%, 75 या 65%? बताइए, फटाफट उत्तर दीजिए। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का प्रतिशत बताइए। 43 का उत्तर। जिनका भी आया हो बी, वो सुपर से भी ऊपर है, 80%। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, झारखंड जो है यहाँ पे आदिवासी लोग की संख्या लगभग 26% है। ठीक है, जितनी भी जनसंख्या उसका 26% आदिवासी लोग रहते हैं। और आदिवासियों में अधिकांशतः जो लोग हैं, अधिकांशतः मैं बात कर रहा हूँ, टोटल नहीं, अधिकांशतः वो कृषि कार्य या फिर जो भी हुनर वाले कार्य होते हैं, जैसे कोई शिल्पकार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन सब कार्यों में लगे होते हैं। और ज़्यादातर घरों में देखिएगा कि ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पशुपालन भी होता है। तो कृषि की जनसंख्या आज भी बहुत ज़्यादा है। हालांकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे वर्तमान नहीं क्वेश्चन रखा है, वर्तमान टाइम का नहीं रखा है। मैंने केवल इतना पूछा कि झारखंड में कृषि कार्य करने वाला जनसंख्या का परसेंट कितना है, तो लगभग 80%। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात की अगर आपसे पूछेगा कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, तो आप भारत का भी बोलिएगा कृषि और झारखंड का भी कृषि, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, एक लाइन में। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के 44वें प्रश्न की तरफ। झारखंड में उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का कौन सा क्रम सही है? जिसको मैप याद होगा ना, वो पक्का ये बता देगा। चतरा, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, उत्तर से दक्षिण। ये कैसे पूछा है? उत्तर मतलब इस साइड से लेके यहाँ से चलना है आपको और इधर आना है दक्षिण की तरफ। अगर ये मैप है, मान लीजिए ये अगर एक मैप है, तो आपको ऊपर से लेके नीचे, मतलब उत्तर है, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे। तो चलिए बताइए फटाफट आंसर। मैं कुछ टाइम देता हूँ यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये लॉजिक मतलब ये थोड़ा मेमोरी में आने वाला क्वेश्चन है। तो बताइए फटाफट 44 का आंसर बताइए क्या होगा। एक मैं ऑप्शन डी दिखा देता हूँ। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर जिलों का कौन सा क्रम सही है? चलिए अब बताइए। देखिए जिनका भी उत्तर आया हो, मैं एक बार फिर से अभी देख लीजिए थोड़ा सा, अभी आप, उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा, तो आप देख लीजिए फटाफट क्या उत्तर आ रहे हैं आपके। उत्तर आने स्टार्ट हैं। चलिए जिसके भी उत्तर आए हो सी, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखूंगा चतरा है, अगर इस जगह चतरा है तो लातेहार इस जगह पे है, गुमला कुछ इस जगह पे है और सिमडेगा कुछ इस जगह है। ठीक है, चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, इस ऐसे चलता है। और सिमडेगा के नीचे फिर आपका कौन सा राज्य है? नीचे उड़ीसा है, और इस साइड नीचे इधर उड़ीसा है, इस साइड आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी याद, जिसको होगा वो सी आपका, जिसका भी उत्तर आया हो बहुत बढ़िया। आपको मैप पे कमांड इसका मतलब है। आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? दालमा के बारे में पूछा है, बताइए। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? और ये रहे ऑप्शन 187 वर्ग किलोमीटर, 195, 193 या 295। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 193 वर्ग किलोमीटर में लगभग विस्तृत है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दालमा जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है कहाँ? तो ये है पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ पे है? तो पूर्वी सिंहभूम में। और एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा, 1992 से यहाँ पे हाथी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। कौन सा? एलिफेंट प्रोजेक्ट। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एलिफेंट प्रोजेक्ट, मतलब हाथी परियोजना चलाई
जा रही है, ये भी आप याद रखिएगा। 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 46वां प्रश्न क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी कितनी है, ये बताइए आप। 79,33,061, 23,133,650, 3,29,88,134 या 2,50,50,55,073 या 2,31,33,650? बताइए फटाफट आंसर दीजिए। 40 नंबर का उत्तर दीजिए। 40 नंबर का उत्तर बताइए। आपसे पूछा है ग्रामीण आबादी, और मैं आपको बता दूं झारखंड में अधिकांशतः आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मैंने एक हिंट्स भी दिया है आपको। तो 46 का जिनका भी उत्तर आया हो डी, बेहद बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। ये ग्रामीण का जो आबादी है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो आबादी है वो है 2,50,55,073। और अगर नगरीय की बात करूं तो नगरीय जो आबादी होगी वो होगी ये वाली कितना है? 79,33,061, 79,33,061। क्योंकि देखिए वैसे भी अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्रों में ये है कौन सा आबादी? तो शहरी आबादी। ये भी आप याद कर लीजिएगा। और वैसे भी अगर एक का याद है तो दूसरा आप घटा दीजिएगा तब भी आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये वाला पॉइंट, ये हमारा झारखंड का टोटल पॉपुलेशन है। टोटल आबादी कितनी है? 3,29,88,134। आज के 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। टूटती हुई जंजीरें किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? आपको बताना है टूटती हुई जंजीरें किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? जयनंदन, राधा कृष्ण, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद या सत्यनारायण शर्मा? टूटती हुई जंजीरें किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है? 47 का उत्तर दीजिए फटाफट, बताइए 47 का उत्तर। तो इनका जिनका भी उत्तर आया हो डी, यानी सत्यनारायण शर्मा, जिनका भी उत्तर आ रहा हो डी, बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अच्छा, मतलब वेरी वेरी गुड। चलिए 47 के बाद आज के 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड के किस जिले में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? आपको बताना है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा या रामगढ़? चलिए 48 का उत्तर दीजिए। तो 48 का उत्तर जिनका भी आया हो बी, यानी खूंटी, बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार। आज के 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेलेन सोय, निक्की प्रधान और गोपाल भेंगरा का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस या कबड्डी? तो 49 का उत्तर फटाफट दीजिए। हेलेन सोय, निक्की प्रधान, गोपाल भेंगरा का संबंध, तो ये है आपका हॉकी से, ठीक है। और वैसे भी आप निक्की प्रधान याद रखिए तो हो जाएगा आपका काम। आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। एमएसडी यानी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप कब जीता था? 2006, 2007, 2008 या 2009? तो बताइए इसके उत्तर फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए फटाफट। वैसे मैं बता दूं ये जो मैच हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। जो देखे हैं उनको याद होगा, जोहान्सबर्ग में, पाकिस्तान में ही हुआ था। और T20 वर्ल्ड कप में जो जोहान्सबर्ग में मैच हुआ था उसमें जो विजेता टीम रही थी वो भारतीय टीम रही थी, और वो हुआ था आपका 2007 में। जिनका भी उत्तर है बी, बहुत अच्छा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो एमएसडी हैं यानी महेंद्र सिंह धोनी, वो कैप्टन कूल। तो ये लास्ट एक ओवर बचा हुआ था, यहाँ से सुन लीजिएगा कहानी थोड़ा सा। एक ओवर में लगाने थे पाकिस्तान को 13 रन, अंतिम विकेट क्रीज पे थी। और जो बिल्कुल अनुभवी नहीं था, यानी ये कहें कि उसको क्रिकेट के क्षेत्र में बहुत कम अनुभव था, नाम था जोगिंदर शर्मा। जोगिंदर शर्मा को लाते हैं धोनी, तो बोलते हैं कि तुम गेंदबाजी करो, एक ओवर में 13 रन नहीं बनाने देने हैं। तो जोगिंदर शर्मा 2 गेंद फेंकते हैं और लगभग ये 7-8 रन 9 रन बन जाते हैं। लगभग 4 रन बचे रहते हैं और 4 गेंद, ऐसे कुछ रहता है। तो जोगिंदर शर्मा को महेंद्र सिंह धोनी आते हैं और काफ़ी लंबी बातचीत करते हैं और जोगिंदर शर्मा को कुछ कुछ समझाते हैं। और ये मैच अंततः फिर अगली गेंद या दूसरी गेंद पे वो बोल्ड हो गए थे पाकिस्तान वाले, तो फिर यहाँ से भारतीय टीम जीत गई थी। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमेशा कैप्टन कूल की तरह आप भी कूल रहने का प्रयास कीजिए। लाइफ में कुछ भी नहीं है, लाइफ में यही है कि आप कितने
स्ट्रगल करते हैं, लाइफ को किस तरह से लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आपके पास जो भी संसाधन है उसमें आप सुखी और धनी नहीं हैं। सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो आज आप कर सकते हैं, है ना। मेरे कहने का यही मतलब है कि लाइफ है, एंजॉय करते रहिए और कैप्टन कूल की तरह आप भी कूल रहिए। लेकिन हाँ, जो आपका काम है उसमें परफेक्ट बनिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी से एक चीज़ आप सीखिए कि ये हमेशा प्रैक्टिस करते थे और प्रैक्टिस के चक्कर में ये छोटी मोटी नौकरियों को छोड़ दिए थे और ये उस चीज़ के प्रति डेडिकेटेड थे, समर्पित थे क्रिकेट के प्रति। तो आप भी अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित रहिए, बहुत अच्छा आपके लाइफ में आने वाले टाइम में होगा, ठीक है। और ये जो 1 ओवर और 13 रन का जो मैंने सिखाया वो यही सिखाता है कि अंत तक आपको हार नहीं माननी चाहिए, भले ही वो 99वां क्वेश्चन क्यों ना हो, आप तब तक हार मत मानिए जब तक आपका रिजल्ट या सब कुछ आपका नहीं हो जाता है। यहां पे देखिए, अगर ये हार मान जाते कि 4 गेंद में 4 रन ही बनाने हैं, तब तो फिर उस समय अगर ये हो जाते, डिमोटिवेट हो जाते महेंद्र सिंह धोनी, तो इनके हाथ से मैच निकल गया था। लेकिन ये डिमोटिवेट की जगह कूल रहे और इन्होंने अपने गेंदबाज को समझाया कि देखो भाई ऐसे ऐसे करो, तो इन्होंने ऐसे ऐसे किया और वो सफल रहे। तो मैं आपको इस मन से यही कहूंगा कि हमेशा आशान्वित रहें, ऊर्जान्वित रहें और चीज़ों को लेके, थोड़ा अपनी पढ़ाई को लेके हमेशा सीरियस रहें, डेडिकेटेड रहें। बाकी दुनियादारी कहाँ है क्या है उससे आपको ज़्यादा परवाह या ज़्यादा मतलब नहीं रखनी चाहिए अभी के टाइम में, ठीक है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इसका जो अगला क्लास होगा, अगला जो एपिसोड होगा वो जल्दी आएगा। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।